हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2022 पर। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अब तक हमारे हिस्ट्री की 29 क्लासें हो चुकी है और उनमें हमने लास्ट में हमने पढ़ा था मारवाड़ का राठौड़ वंश। उसमें हमने रिवीजन भी कर लिया था और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गुर्जर जो शब्द हैं इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो ऐहोल अभिलेख से इसकी जानकारी प्राप्त होती है। ऐहोल अभिलेख के जो निर्माता थे वो थे पुलकेशिन सेकंड चालुक्य और इनके लेखक थे रवि कीर्ति। रवि कीर्ति ने निर्माण कराया था मेगुती मंदिर ऐहोल में। गुर्जर जो है इसके बारे में और क्या है? तो गुर्जरात्रा क्षेत्र में रहने के कारण गुर्जर कहलाए। वेनसांग ने जिक्र किया था कुचेलो और यानी कि गुर्जर राष्ट्र का, और इसकी राजधानी बताई थी पिलोमोलो यानी भीनमाल। और ऐहोल अभिलेख जो है इसके बारे में, ऐहोल के बारे में देखते हैं कि ऐहोल कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। इसे मंदिरों का नगर भी कहते हैं। मंदिरों का नगर किसे कहते हैं? तो ऐहोल कर्नाटक को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ऐहोल, राधनपुर, नीलगुंड, देवली, देवली टोंक वाला नहीं है, कर्नाटक वाला, और करहाड़ अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया। अब आता है दूसरा शब्द प्रतिहार। तो प्रतिहार शब्द का अर्थ होता है द्वारपाल। उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रहरी होने के कारण इन्हें प्रतिहार कहा गया। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें लक्ष्मण के वंशज कहा गया है। संजन ताम्र अभिलेख के अनुसार राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग के हिरण्यगर्भ यज्ञ की प्रतिहारों ने प्रतिहारी की थी, इसलिए भी इन्हें प्रतिहार कहते हैं। गुर्जर प्रतिहार शासनकाल 6वीं से 12वीं सदी तक गुर्जर प्रतिहार वंश चला। तो और इसका प्रभावी शासनकाल था 8वीं से 10वीं सदी। 8वीं से 10वीं सदी के मध्य गुर्जर प्रतिहारों में मंदिर निर्माण की एक शैली विकसित हुई जिसे गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली कहा गया। अब जो आता है आगे बाउक प्रशस्ति जो जोधपुर में है, इसमें क्या क्या है ये हम देखते हैं। तो 833 ईस्वी में 1837 ईस्वी में राजा बाउक द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। यह आरंभ में मंडोर में स्थित विष्णु मंदिर में लगी थी तथा बाद में जोधपुर शहर के परकोटे में लगाया गया। इस प्रशस्ति से रजिल तथा प्रतिहारों की वंश परंपरा की जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रशस्ति में भगवान शिव और विष्णु जी की पूजा की जानकारी मिलती है। अगला अभिलेख है घटियाला अभिलेख। ये रोहिंस कूप जोधपुर में है। तो 861 ईस्वी में प्रतिहार शासक कक्कुक ने रोहिंस कूप में निर्माण करवाया था। कक्कुक ने रोहिंस कूप में आभीरों के उपद्रवों का दमन कर रोहिंस कूप को ब्राह्मणों एवं महाजनों के रहने योग्य बनाया तथा व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित किया। यहाँ 5 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिनमें 2 अभिलेख विनायक और सिद्धम के नाम से हैं। घटियाला अभिलेख के जो लेखक हैं वो 2 जने हैं, पहला कृष्णेश्वर और दूसरा मातृ रवि। कृष्णेश्वर और मातृ रवि घटियाला अभिलेख के लेखक हैं। इस अभिलेख से वल्ल, अज, त्रवणी, गुर्जरात्रा आदि क्षेत्रों में कक्कुक की लोकप्रियता की जानकारी मिलती है। गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित मत, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिया। तो सबसे पहला जो मत है वो है चंद्र बरदाई के अनुसार
चंद्रबरदाई की पुस्तक है पृथ्वीराज रासो और चंद्रबरदाई के अनुसार आबू पर्वत जो कि सिरोही में पड़ता है, यहाँ पर वशिष्ठ ऋषि ने अग्नि यज्ञ किया था जिससे 4 संतान प्राप्त की और जिससे पहली जो संतान थी वो थी प्रतिहार, यह प्रथम संतान थी, और परमार, चालुक्य और चौहान, इस तरह से 4 संतान प्राप्त की। प्रतिहारों की उत्पत्ति इस मत के अनुसार अग्निकुंड से मानी गई। अरब यात्रियों ने प्रतिहारों को कहा था, क्या कहा? जुर्ज। अल मसूदी ने प्रतिहारों को कहा अल गुर्जर राजा या बोरा। अल गुर्जरों का जो राजा है उसे क्या कहा गया? बोरा कहा गया। अब अगले मत यानी चौथे मत की तरफ हम बढ़ते हैं। तो प्रतिहारों को भारतीय मूल से बताया था 3 लोगों ने। पहला गोपीनाथ शर्मा ने, दूसरा दशरथ शर्मा ने और तीसरा KM मुंशी ने। गोपीनाथ शर्मा, दशरथ शर्मा और KM मुंशी। प्रतिहारों को हूण जाति या विदेशी के बताया था किसने? 3 लोगों ने। पहला व्यूलर ने, दूसरा हर्नले ने और तीसरा है VA स्मिथ ने। व्यूलर, हर्नले और VA स्मिथ ने विदेशी यानी विदेशियों में भी हूण जाति से बताया था। प्रतिहारों को शक व सीथियन यानी कि विदेशी कहा कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक ने। तो कर्नल जेम्स टोड और विलियम क्रूक ने विदेशियों में भी शक व सीथियन कहा। प्रतिहारों को सूर्यवंशी कहा GH ओझा ने। प्रतिहारों को ईरानी यानी विदेशी मूल के बताया है कैनेडी साहब ने। प्रतिहारों को खिज्र जाति यानी यह भी एक विदेशी जाति है, तो इससे कहा था 2 लोगों ने, DR भंडारकर और मिस्टर जैक्सन ने। DR भंडारकर का पूरा नाम है देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर। तो इन दोनों जनों ने खिज्र जाति का बताया था। प्रतिहारों को कुचेलो कहा वैनसांग ने। प्रतिहारों को गुजरातरा का मूल निवासी गटियाला अभिलेख में कहा गया। प्रतिहारों को मंडोर का मूल निवासी HC रे ने कहा। प्रतिहारों को अवंती उज्जैन के मूल निवासी कहा हरिवंश पुराण में। तो ये निवास और इनकी जो प्रारंभ है, उत्पत्ति है, इसके बारे में हमने देखा है। अब आगे देखते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र ब्राह्मण। प्रतिहारों के आदि पुरुष या प्रथम पुरुष कहलाए। यह योग विद्या में निपुण तथा वेद शास्त्र की ज्ञाता थे। उपाधि थी रोहिलाद्री। और हरिश्चंद्र की जो ब्राह्मण है, इनकी 2 पत्नियां थी। पहली थी ब्राह्मणी जिससे ब्राह्मण प्रतिहार हुए, और दूसरी पत्नी थी भद्रा जो क्षत्रिय थी। इसकी 4 संतान हुई। पहली भोगभट्ट, दूसरा कद्दक, तीसरा रज्जिल और चौथा दत्त। तो ये चारों जो है यह गुर्जर प्रतिहार कहलाए और इन्होंने मंडोर जीता था। और मंडोर जीतकर इन्होंने मंडोर शाखा शुरू की। तो रज्जिल, इसने मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली का प्रारंभ माना जाता है। इससे क्या माना जाता है? मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली का प्रारंभ माना जाता है। मंडोर में राजसूय यज्ञ करवाया था, राजधानी मंडोर को बनाई और निर्माण करवाया था महामंडलेश्वर मंदिर का मंडोर में। नरहरि ब्राह्मण ने कहा था राजा। तो रज्जिल के बारे में हमें ये बातें ध्यान रखनी होती है। रज्जिल के बाद शासक बना नरभट्ट। नरभट्ट की उपाधि थी पेल्लीपणी। नरभट्ट की क्या उपाधि थी? पेल्लीपणी, जिसका अर्थ है गुरु एवं ब्राह्मणों का संरक्षक। वैनसांग ने कहा था पेल्लो पेल्ली, जिसका अर्थ है साहसिक कार्य करने वाला।
नरभट्ट के बाद शासक बना नागभट्ट प्रथम। इसने मेड़ता या मेड़कंतपुर जीता और राजधानी मेड़ता को बनाया। इसकी पत्नी थी जज्जिका देवी। जज्जिका देवी से पहला पुत्र भोज जो शासक बना, दूसरा पुत्र तात जिसने संन्यास धारण कर मंडोर में स्थित आश्रम में रहा। नागभट्ट प्रथम के बाद राजा बना शिलुक। देवराज भाटी से त्रवणी, अज तथा वल्ल क्षेत्र जीता और निर्माण करवाया सिद्धेश्वर महादेव मंदिर का मंडोर में। शिलुक के बाद शासक बना कक। कक का जो है वो कक वत्सराज प्रतिहार का सामंत था और यह ज्ञाता था व्याकरण, ज्योतिष, काव्य और तर्कशास्त्र का। वत्सराज प्रतिहार की तरफ से मुंगेर युद्ध में भाग लिया और इसकी पत्नी थी पहली दुर्लभ देवी जिससे बेटा हुआ कक्कुक, दूसरी पत्नी थी पद्मिनी जिससे बेटा हुआ बाउक। तो कक जो है इसमें हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि ये किस किस चीज़ में ज्ञाता था। तो पहला व्याकरण, दूसरा ज्योतिष, तीसरा काव्य और चौथा तर्कशास्त्र का ज्ञाता था। इसके बाद शासक बना इंदा। यह मंडोर के प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था तथा इसने अपनी बेटी किशोर कंवर का विवाह मारवाड़ के राव चूड़ा के साथ कर दिया तथा दहेज में मंडोर दिया। इसके बाद आती है बीनमाल शाखा। नागभट्ट प्रथम यह शासक रहा 730 से 760 तक। चावड़ों को परास्त कर भीनमाल जीता तथा यहाँ से प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का प्रारंभ माना जाता है और सर्वप्रथम राजधानी बनाया भीनमाल को, दूसरी राजधानी अवंती उज्जैन को और नागभट्ट प्रथम द्वारा अवंती को राजधानी बनाए जाने से मान्यकेत यानी कि महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट नाराज हो गए थे। नागभट्ट प्रथम ने निर्माण करवाया जालोर दुर्ग का। कनकांचल पर्वत पर स्थित है यह जालोर दुर्ग। नागभट्ट प्रथम के बारे में जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो ऐहोल अभिलेख, दूसरा ग्वालियर प्रशस्ति और तीसरा हासोट अभिलेख और चौथा है संजन ताम्र अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख में हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो इस अभिलेख में प्रतिहारों का संरक्षक नागभट्ट प्रथम को बताया गया। दूसरी है ग्वालियर प्रशस्ति। इस अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को नारायण मूर्ति का प्रतीक, मलेच्छ नाशक और लक्ष्मण का वंशज कहा गया। हासोट अभिलेख जो हांसी हरियाणा में है, इसके अनुसार नारायण फर्स्ट ने अरब के जुनैद को और गुजरात के भरतबढ़ को परास्त किया। चौथा है संजन ताम्र अभिलेख। इसके अनुसार राष्ट्रकूट शासक दंतीदुर्ग ने नागभट्ट प्रथम को परास्त किया तथा अपने हिरण्यगर्भ यज्ञ की प्रतिहारी करवाई। राजस्थान में 3 विजय स्तंभ हैं जिसमें पहला जो विजय स्तंभ है बयाना दुर्ग में जो समुद्रगुप्त द्वारा बनवाया गया, दूसरा मंडोर में जो कुकस्थ ने बनवाया था और तीसरा चित्तौड़गढ़ में जो कुंभा द्वारा बनवाया गया और चित्तौड़ वाला सबसे बड़ा विजय स्तंभ है। नागभट्ट प्रथम ने अपने भाई तेजवर्धन के बेटे कुकस्थ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। कुकस्थ आगे जलकर राजा बना तो कुकस्थ ने मंडोर में राजस्थान का दूसरा विजय स्तंभ बनवाया। कुकस्थ का उत्तराधिकारी देवराज था जिसका बेटा वत्सराज प्रतिहार हुआ। उसके बाद शासक बना कुकस्थ के बाद उसका बेटा वत्सराज प्रतिहार शासक बना जो 783 से 795 तक शासक रहा। वत्सराज प्रतिहार के पिता थे देवराज।
तो वत्सराज प्रतिहार के पिता थे देवराज, और देवराज जो है वो कुकस्थ के उत्तराधिकारी थे। वत्सराज प्रतिहार की माता का नाम है भूयिका देवी। इन्होंने निर्माण करवाया महावीर स्वामी जैन मंदिर का ओसिया, जोधपुर में। ओसिया को राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। महावीर स्वामी जैन मंदिर का जो निर्माण ओसिया, जोधपुर में करवाया, यह उत्तर पश्चिम भारत का सबसे प्राचीन जैन मंदिर है। जयानक भट्ट के अनुसार चौहान शासक दुर्लभ राज वत्सराज प्रतिहार का सामंत था। इनके समय प्रारंभ हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष का, जिसका कारण था कन्नौज की प्राप्ति। और त्रिपक्षीय जो संघर्ष है वो किन 3 लोगों के बीच हुआ? तो पाल वंश के धर्मपाल, राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव और प्रतिहार वंश के वत्सराज के मध्य हुआ। ध्रुव ने परास्त किया था वत्सराज को, और वत्सराज ने परास्त किया था धर्मपाल को। तो धर्मपाल को परास्त किया वत्सराज ने, वत्सराज को परास्त किया ध्रुव ने। और इस समय कन्नौज ये जो कन्नौज के लिए हुआ युद्ध, तो क्यों संघर्ष हुआ, तो क्यों हुआ? इसका कोई ना कोई कारण होगा। तो कारण था कि इस समय कन्नौज व्यापार और शिक्षा की दृष्टि से भारत का प्रमुख केंद्र था, इसीलिए यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। वत्सराज के दरबारी विद्वान, पहला उद्योतन सूरी और दूसरा जिनसेन सूरी। जिनसेन सूरी ने 783 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है हरिवंश पुराण। और हरिवंश पुराण के अनुसार प्रतिहार अवंती के मूल निवासी थे। उद्योतन सूरी ने 778 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम है कुवलय माला। यह जालोर दुर्ग में स्थित है। और कुवलय माला से हमें जानकारी मिलती है, 3 जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे पहली है उद्योतन सूरी ने 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया। दूसरा, राजपुताने में बोली जाने वाली भाषा को मरुवाणी कहा गया। और तीसरा क्या जानकारी मिलती है, तो इस पुस्तक में तात्कालिक समय की प्रतिहारों की राजनीतिक, आर्थिक व सामाजिक व्यवस्था की जानकारी मिलती है। नागभट्ट द्वितीय, अगला शासक बना नागभट्ट द्वितीय, जो 795 से 833 तक शासक रहा। इसके पिता थे वत्सराज, माता सुंदर देवी, और उपाधियाँ थी 3। पहला महाराजाधिराज, दूसरा परमेश्वर और तीसरा परम भट्टारक। ये तीनों वुचकुला अभिलेख में कहे गए शब्द हैं। ये तीनों नाम वुचकुला अभिलेख में दिए गए। नागभट्ट द्वितीय की जानकारी जो है मन्ने, सिसवे, राधनपुर और ग्वालियर अभिलेख से मिलती है। ग्वालियर अभिलेख के अनुसार इसने सिंध, विदर्भ और कलिंग विजय की। ग्वालियर अभिलेख में इन्हें नागाव लोक कहा गया तथा इनके दरबार को नागाव लोक दरबार कहा गया। आयुध वंश के राजा चक्रायुध को परास्त करके कन्नौज पर अधिकार किया और यहाँ से प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ माना जाता है। चंद्रप्रभु सूरी की पुस्तक प्रभावक चरित्र के अनुसार नागभट्ट द्वितीय ने गंगा नदी में जीवित जल समाधि ली थी। फिर नागभट्ट द्वितीय के बाद शासक बना रामभद्र 833 से 836 तक शासक रहे। इनके बाद शासक बने मिहिर भोज, 836 से 885 तक शासक रहे। मिहिर भोज शब्द का अर्थ है सूर्य का प्रतीक। इनके पिता थे रामभद्र, माता अप्पा देवी और उपाध्याय या उपनाम थे 4। पहली सार्वभौम, दूसरी प्रभास पाटन, तीसरी आदिवरा और चौथी मालवा चक्रवर्ती। ग्वालियर प्रशस्ति व दौलतपुर अभिलेख में इन्हें ये चारों उपाधियाँ दी गई हैं।
इन्होंने 3 लोगों को परास्त किया। पहला पाल वंश के नारायण पाल और विग्रह पाल को, इन दोनों को साथ में हराया था, इसलिए एक ही गिना जा रहा है। फिर दूसरा था कालिंजर के जयसिंह को। तीसरा मालवा के राष्ट्रकूट शासक कृष्ण थर्ड को। इनके समय अरब यात्री सुलेमान भारत आया। सुलेमान की पुस्तक 2 पुस्तकें हैं। पहली किताब उल सिंध वल हिंद और दूसरी है सिलातुल तवारीख और किताब उल सिंध वल हिंद। मिहिर भोज को कहा गया, सुलेमान ने मिहिर भोज को क्या कहा? इस्लाम की दीवार, अरबों का अमित्र और इस्लाम का कट्टर शत्रु। मिहिर भोज की शासन व्यवस्था की प्रशंसा 3 लोगों ने की। पहले अल-मसूदी ने मुजहुल जुहाब में, कलहन ने राज तरंगिणी में, सुलेमान ने किताब उल सिंध वल हिंद में। इन तीनों ने मिहिर भोज की शासन व्यवस्था की प्रशंसा की। बेग्रामा अभिलेख में कहा गया संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक। तो मिहिर भोज को क्या कहा गया बेग्रामा अभिलेख में? संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला शासक। प्रोफेसर रे ने कहा प्रतिहारों की अश्वसेना तात्कालिक भारत की सर्वश्रेष्ठ सेना है। प्रोफेसर रे ने कहा प्रतिहारों की अश्वसेना तात्कालिक भारत की सर्वश्रेष्ठ सेना है। इसके बाद शासक बने महेंद्र पाल फर्स्ट। इनके पिता थे मिहिर भोज, माता चंद्र भट्टारिका और इनके दरबारी विद्वान थे राजशेखर की 7 पुस्तकें थी। विद्यशाल पंजिका, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश, बाल भारत, बाल रामायण, हर विलास और प्रबंध कोश। तो 7 पुस्तकें कौन कौन सी? पहली विद्यशाल पंजिका, दूसरी कर्पूर मंजरी, तीसरी भुवन कोश, चौथी बाल भारत, पांचवी बाल रामायण और छठी हर विलास, सातवीं और लास्ट है प्रबंध कोश। महेंद्र पाल फर्स्ट की उपाधियां हैं 7। महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल चूड़ामणि, महिष पाल और महेंद्र युद्ध। तो 7 उपाधियां कौन कौन सी है? महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक, निर्भय नरेंद्र, रघुकुल चूड़ामणि, महिष पाल और महेंद्र युद्ध। प्रोफेसर B.N. पाठक ने अपनी पुस्तक उत्तरी भारत के राजनीतिक इतिहास में हिंदू भारत का अंतिम हिंदू सम्राट महेंद्र पाल फर्स्ट को बताया। इसके बाद अगला शासक बना महिपाल फर्स्ट, जो महेंद्र पाल का बेटा था। महेंद्र पाल फर्स्ट इनके पिता थे। माता महीदेवी। उपनाम थे 3। पहला आर्यवर्त का महाराजाधिराज, दूसरा रघुकुल मुक्तामणि और तीसरा रघुकुल मुकुटमणि। इन्होंने संरक्षण दिया राजशेखर को और महिपाल फर्स्ट को विनायक पाल और हिरंबपाल के नाम से भी जाना जाता है। कन्नड़ कवि पंप ने अपनी पुस्तक पंप भारत में राष्ट्रकूट राजा इंद्र थर्ड द्वारा महिपाल फर्स्ट को परास्त कर कन्नौज पर अधिकार किए जाने की जानकारी दी। महिपाल फर्स्ट के बाद शासक बने देवपाल। इनके समय चंदेलों का स्वतंत्र शासकों के रूप में उदय हुआ। इनके बाद शासक बने विजयपाल। इनके समय चालुक्यों का स्वतंत्र शासकों के रूप में उदय हुआ। विजयपाल के बाद शासक बने राज्यपाल। इनके समय महमूद गजनवी का 12वां आक्रमण कन्नौज पर हुआ। ये राज्यपाल पद नहीं है, व्यक्ति का नाम है। राज्यपाल के शासक बने त्रिलोचन पाल। यह महमूद गजनवी से परास्त हुआ। त्रिलोचन पाल के बाद शासक बने यशपाल। यह प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था।
इस तरह से हमारा गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त होता है। और जो एक चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें आता है पितृहंता। तो पितृहंता कौन कौन से प्रसिद्ध है? राजस्थान या प्रतिहारों का पहला पितृहंता मिहिर भोज था। इसने रामभद्र की हत्या की थी। रामभद्र के अनुसार मिहिर भोज पहला पितृहंता था जिसने अर्णोराज की हत्या की थी। और चौहानों का प्रथम पितृहंता मिस्टेक हो गई, वापस देखते हैं, पहले सही बोला था। पितृहंता में फर्स्ट राजस्थान का या प्रतिहारों का पहला पितृहंता मिहिर भोज था जिसने रामभद्र की हत्या की थी। चौहानों का प्रथम पितृहंता था जगदेव जिसने अर्णोराज की हत्या की थी। मेवाड़ का प्रथम पितृहंता उदा जिसने कुंभा की हत्या की। और मारवाड़ का प्रथम पितृहंता मालदेव जिसने गंगा की। और दूसरा था भक्त सिंह जिसने अजीत सिंह की हत्या की। पितृहंता यानी वो बेटे जो अपने पिता की हत्या कर दे, वो पितृहंता कहलाते। तो इन मिहिर भोज ने अपने पिता रामभद्र की, जगदेव ने अपने पिता अर्णोराज की, उदा ने कुंभा की, मालदेव ने गंगा की और भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। तो इस तरह से हमारा टॉपिक समाप्त होता है। हम एक बार क्रम वापस देख लेते हैं, कौन सा शासक कब आया। तो सबसे पहले हमने गुर्जर शब्द के बारे में जाना कि इसका क्या मतलब है, कहा क्या है। फिर प्रतिहार, और उसके बाद हमने जाना गुर्जर प्रतिहार के बारे में। उसके बाद बाहुक प्रशस्ति और घटियाला अभिलेख के बारे में पढ़ा। फिर पढ़ा था हमने गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति से संबंधित मत, ये कहाँ से आए हैं, ये भी हमने इसी के साथ देख लिया था। और इसके बाद हमने देखा है कि गुर्जर प्रतिहार वंश जो है इसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र ब्राह्मण। इनकी दो पत्नियां थी, पहली ब्राह्मणी और दूसरी भद्रा। और इन्हीं ब्राह्मणी की संतान हुई थी ब्राह्मण प्रतिहार और भद्रा की 4 संतानें हुई थी। ये गुर्जर प्रतिहार कहलाए। और मंडोर शाखा की स्थापना की मंडोर जीतकर। तो मंडोर शाखा का पहला शासक बनाया या संस्थापक जो था वो था रज्जिल। रज्जिल के बाद नरभट्ट, नरभट्ट के बाद नागभट्ट फर्स्ट के बाद शिलुक के बाद कक के बाद इंदा शासक बने। इसके बाद भीनमाल शाखा पड़ी। भीनमाल शाखा में नागभट्ट फर्स्ट जो 730 से 760 तक शासक रहा। इसके बारे में हमने सब कुछ देखा, जानकारी के स्रोत वगैरह। और नागभट्ट फर्स्ट के बाद शासक बना कुकस्त के बाद शासक बना वत्सराज प्रतिहार जो 783 से 795 तक शासक रहा। और इस समय त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ जो कन्नौज की प्राप्ति के लिए हुआ था। पाल वंश का धर्मपाल, प्रतिहार वंश का वत्सराज और राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव, इनके बीच में यह त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। इसके बाद शासक बना नागभट्ट सेकेंड जो 795 से 733 तक शासक रहे। इसके बाद रामभद्र 833 से 836 तक शासक रहे। रामभद्र के बाद मिहिर भोज 836 से 885 तक शासक रहे। मिहिर भोज के बारे में सब कुछ देखने के बाद अगले शासक बने महेंद्र पाल फर्स्ट। महेंद्र पाल फर्स्ट के बाद शासक बने महिपाल फर्स्ट के बाद हमने देखा देवपाल के बाद विजयपाल के बाद राज्यपाल के बाद त्रिलोचन पाल और उसके बाद अंतिम जो शासक था वो था यशपाल। गाइस, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का लाभ मिल सके और आने वाली परीक्षाओं में आप भी इसका कुछ यूज़ कर पाएँ।
और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।